Hello everyone, welcome to Avlokan IAS. So today we are back with our Decode Prelims PYQ questions और हम सबसे पहले पॉलिटी कर रहे हैं. इसके पहले हमने एक और पूरा टॉपिक कवर कर लिया है. ये हमारा सेकंड टॉपिक है, दैट इज़ लाइक फर्स्ट 12 यूनिट्स ऑफ द लक्ष्मीकांत. ठीक है, फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो क्वेश्चन पे जाते सीधा. थोड़ा मेरा गला ठीक नहीं है तो प्लीज़ बेयर विथ मी इफ़ आई डू सम मिस्टेक्स. ओके, क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया. ओके, अब इसमें पहले डायरेक्टली, अब जैसे ऑप्शंस जो हैं बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं तो हम धीरे धीरे ऑप्शंस पढ़ेंगे. ठीक है, तो 2021 का क्वेश्चन है लीगल राइट अवेलेबल टू द सिटीजन्स ओनली. ओके, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, fundamental right available to citizens only, neither fundamental right nor legal right. ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं कि ये सिर्फ सिटीज़न को है या फिर किसी भी पर्सन को है या फिर फंडामेंटल राइट है या फिर फंडामेंटल राइट भी नहीं है और लीगल राइट भी नहीं है. तो इसमें क्या है, जिसको भी पता होगा, जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको हटाकर, फंडामेंटल राइट में से हटाकर एक लीगल राइट बना दिया था. ठीक है, इतना पता है कि ये दो ख़त्म हो गए. अब सिटीजन्स ओनली या एनी पर्सन. ठीक है, तो अगर आप आर्टिकल 300A जाकर देखोगे ना तो यू विल नो कि जो भी इसकी लैंग्वेज है दैट सेज लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन. इट प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव्ड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. ठीक है, तो ये है इसका आंसर बी. ओके, इट इज़ वेरी इजी, डायरेक्ट क्वेश्चन, ज़्यादा इसमें समझाने का कुछ है नहीं. ठीक है, ये 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से डिलीट हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से, और इसकी जगह आर्टिकल 300A में आ गया था एज अ लीगल राइट. ओके, लीगल राइट का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल राइट और लीगल राइट के बीच में डिफरेंस क्या है, अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो डिफरेंस है ना FR में और LR में, ये आप जाके देखो और अपने नोट्स में इसको इंक्लूड करो, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है. दैट इज़ हाउ यू इंटरलिंक कि क्या आ सकता है. ओके, 7th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. तो मतलब इसका क्वेश्चन ये कर रहा है कि फंडामेंटल राइट वो कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसमें कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी आता है. ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये तो नहीं होगा, आप वर्ड से ही समझ जाओ, एक्सप्लॉयटेशन में तो नहीं आएगा. फ्रीडम में भी हो सकता है, क्या पता. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इसमें भी नहीं होगा, इसमें रिट्स आते हैं. ठीक है, फिर राइट टू इक्वालिटी, अब फ्रीडम और इक्वालिटी के बीच में है ये. ओके, अब जब डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, ठीक है, तो क्या आएगा, इक्वालिटी. सीधी सी बात है ना, मतलब आप कॉमन सेंस लगाओ कि अगर क्वेश्चन में दिया गया है सीधा का सीधा प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो काय में आएगा, इक्वालिटी में ही तो आएगा. राइट, कौन से आर्टिकल में है ये आर्टिकल 17 में दिया गया है एक्सप्लिसिटली. फंडामेंटल राइट्स अच्छे से पढ़ने हैं, याद रखना. फंडामेंटल राइट काय में आते हैं, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये आर्टिकल 17 में आता है, और इसमें क्या क्या कौन कौन से एक्ट डाले गए हैं, जैसे कि 1976 का अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट है इसमें. ठीक है, फिर इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है ना. इन सबको अमेंड करके ये आर्टिकल 17 में डाल दिया है. पर जो अनटचेबिलिटी टर्म है, दिस टर्म इज़ नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये याद रखना. ओके, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. With reference to the provisions contained in Part 4th of the Constitution of India, which of the following statement are correct? Part 4th क्या है, पहले तो मन में सोच लो. पार्ट 3rd हमें पता है फंडामेंटल राइट है, पार्ट 4th क्या है, DPSP है. ठीक है, 4th A क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज. ठीक है, ये इतनी बार हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी को याद भी नहीं होगा ना तो याद हो जाएगा इस चीज के बाद. ओके, तो क्या बोला है कि पार्ट फोर्थ के स्टेटमेंट्स बताओ कि कौन से करेक्ट है. दे शैल बी इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट्स. ठीक है, फिर
दे शैल नॉट बी इन्फोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट। अब देखो, ये सबसे अच्छी बात, ये लैंग्वेज पकड़नी है हमें, ठीक है। अगर नहीं भी आता, इनकेस ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट अगर नहीं भी आता, शैल बी इन्फोर्सिएबल, शैल नॉट बी इन्फोर्सिएबल, ठीक है। तो होगा तो इन दोनों में से कोई एक ही ना। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो खत्म हो गए, है ना। ये तो होगा इन दोनों में से एक। थर्ड क्या है? द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ द लॉज बाय द स्टेट। अब डीपीएसपी का हमें तो पता है, ठीक है, तो ये तो सही होगा ही होगा। और अगर ऐसे भी नहीं होता तब भी ये तो कट ही गए ना आपके। चलो, अब नाउ हमें इन दोनों में से देखना है, 50-50 पे आ गया। अब इन दोनों में से देखना है, ठीक है। शैल बी इन्फोर्सिएबल, शैल नॉट बी इन्फोर्सिएबल। तो क्या होगा इसका? डीपीएसपी का जो नेचर है दैट इज शैल नॉट बी इन्फोर्सिएबल। और जो थर्ड स्टेटमेंट है ना, वो इसको सपोर्ट कर रहा है। जो इन्फोर्सिएबल नहीं है तब भी तो कह रहा है कि इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ द लॉज बाय द स्टेट। अगर इन्फोर्सिएबल होता तो इन्फ्लुएंस क्यों करता? है ना, लॉ खुद ही होता, इन्फ्लुएंस क्यों करता? इट इज वेरी कॉमन सेंसिकल बेस्ड क्वेश्चन, जिसको अगर याद भी नहीं हो, पढ़ा भी नहीं हो, वो भी इस ऑप्शंस को देख के बता सकता है कि इसका आंसर क्या होगा। तीनों आपको देखने हैं, दो तो इन दोनों में से कोई एक सही होगा, दैट इज फॉर श्योर। और अगर सेकंड वाला सही है तो थर्ड वाला भी सही होगा, दैट इज फॉर श्योर। है ना, तो ऐसे पेयर्स बना के भी आप कर सकते हो, यही ट्रिक कहलाती है। इसके अलावा ट्रिक्स जो होती है ना, वो बस होती है, उनका यूज नहीं होता असल एग्जाम में। ये ट्रिक है जो आपको देखनी है, अगर आंसर को वेरीफाई करना है कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इससे बेहतर कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो ये चीज समझ लेना बहुत अच्छे से, ये पार्ट एक बार फिर से पीछे जाके देख लेना, दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे गलत हो जाते हैं, फिर तो कोई मतलब कोई फायदा नहीं है किसी भी चीज का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। ये एक्चुअली करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन था। कोई जजमेंट थी उस टाइम पे जो कि बहुत ज्यादा उसमें थी, न्यूज में थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 19, 21, 25, 29, बताओ। अब अब जो कहता है ना कि रोट लर्निंग नहीं करनी होती, उससे जाके पूछना भाई अब क्या करें। आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए, पार्ट 1, 2, 3, 4, ये तो करने ही है किसी भी हालत में, ठीक है। इसके अलावा पार्लियामेंट वाले चैप्टर में जितने आर्टिकल्स है ना, वो भी याद करने हैं। याद रखना इस चीज को, नहीं तो फालतू का लॉस हो जाएगा, कोई सेंस नहीं बनेगा, ओके। तो इसमें सीधा सीधा आएगा, 25 और 29 तो कट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कट? क्योंकि या तो माइनॉरिटी या फिर इसमें रिलीजन में ये कर रहा है। अब राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस, अगर ज्यादा सोचोगे तो यहाँ आप आओगे। अगर नॉर्मल सोचोगे, जितना सोचने लायक है उतना सोचोगे, तो इन दोनों में आपका 50-50 अटक जाएगा। 50-50 में अब क्या, ये क्या बताता है? फ्रीडम बताता है। ये क्या बताता है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बताओ? इसमें होगा आर्टिकल 21। ये देख लेना, आर्टिकल 19 और 21 में कौन कौन सा आता है। 19 में 6 आते हैं, 21 में कितने आते हैं वो आपको देख लेना है एक बार, ठीक है। 2014 में कोर्ट ने सुओ मोटो को कॉग्निजेंस लिया था, कि मतलब राइट टू मैरी ऑफ ओन चॉइस, ये वाला थोड़ा देख लेना, इसका जजमेंट वगैरह क्या है। एंड बाकी तो सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है, ओके। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। In the context of polity, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? ये repeated question है, हमने फर्स्ट अपने लेक्चर में देखा था, सेम क्वेश्चन आया था, है ना। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट एवर वन लाइक, दैट इज फ्रीडम, या फिर नेगेटिव लिबर्टी, ठीक है। फिर अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, ठीक है, दिस कुड ऑल्सो बी द ऑप्शन। अब बी और डी में हम आ गए 50-50 पे। मैंने बोला था आपको, क्लास 11th की पॉलिटिकल थ्योरी की एनसीईआरटी, वहां जाके लिबर्टी वाले चैप्टर पे देखोगे तो डायरेक्ट लिखा है, लिबर्टी इज एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी।
क्वेश्चन क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। अब इन दोनों में से क्या होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट, दोनों सही हैं, बी एंड डी। अब जो लोग बोलते हैं कि यार बी क्यों डी क्यों नहीं, तो उनको ये देखना पड़ेगा कि फैक्चुअल डेफिनेशन क्या है। फैक्चुअल डेफिनेशन ये है, liberty is absence of restraints on the activities of individual and at the same time providing opportunities for development of individual personalities। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन टफ होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा फैक्चुअल पे जाना पड़ता है, जो एनसीईआरटी में लिखा है उसको सही माना जाता है एट द एंड। तो इसमें सीधा सीधा आंसर आ जाएगा एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट। ये बात याद रखना, जो एनसीईआरटी में लिखा है वही सही है, बाकी ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन कुछ भी हो सकती है। ठीक है, चलो, तो अगले लेक्चर में हम 11 to 15 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, ये आज के थे। अब इनमें से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है पढ़ने का, और क्या क्या हमें अपने नोट्स में डालना है, अच्छे से पढ़ना है, आर्टिकल्स याद करने हैं, बिल्कुल करने हैं। जो बोलता है नहीं करने, अब उसको तो फिर क्या ही बोले भैया, है ना, देख ही लिया पीवाईक्यूज में आ रहे हैं तो मतलब करने हैं। ठीक है, और जो भी आगे पीछे के क्वेश्चंस हैं वो देख लेना एक बार। इसके अलावा पॉलिटिकल थियोरी की बुक पढ़ लो एक बार, रिवीजन हो जाएगा अच्छा खासा, क्योंकि उधर से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो दैट वाज इट फॉर फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। ओके, थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड।